अच्छा जी, तो बात हम कर रहे थे इनको टर्म्स के ऊपर कि हमारी सोर्सिंग का कुछ पोर्शन रहता था इनको टर्म्स के नाम से। यार मैंने कर दिया है, कर दिया भाईजान, कर दिया। यार स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरे ऊपर लिखा आ रहा है स्टॉप शेयरिंग। मैंने ऑप्टिमल किया था, चलो मैं देख लेता हूँ। ओके अच्छा जी, हमारी इनको टर्म्स कौन सी हैं ऊपर आप देख सकते हैं। EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAP, DPU और DDP। ये हमारी डिफरेंट इनको टर्म्स हैं जिसके ऊपर आपने सप्लायर से बात करनी है और अपना ऑर्डर प्लेस करने से पहले या उसको एडवांस पेमेंट करने से पहले आपने डिसाइड कर लेना उसके साथ कि कौन सी इनको टर्म के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं। अब ये इनको टर्म्स, किस इनको टर्म का क्या मतलब है वो देखते हैं। सबसे पहले है जी EXW, ऐसा ही है। EXW में हमारे पास क्या है जी, एक्स वर्क प्लेस। एक्स वर्क प्लेस क्या होता है इसका? हाँ जी, हाँ जी, इसका मतलब ये है कि सप्लायर या मैन्युफैक्चरर आपका जो है वो इन्वेंट्री बना के अपने वेयर हाउस में रखेगा, बस उसके वेयर हाउस से उठा के अपने वेयर हाउस तक या अमेज़न के वेयर हाउस तक लेके जाने की जिम्मे आपका है। तो उसने आपको जो कोटेशन देनी है वो EXW देनी है। हमेशा जब भी आपने RFQ सेंड करना है अलीबाबा पे, यानी कि कोटेशन की रिक्वेस्ट सेंड करनी है या उनसे बात करनी है, तो हमेशा अपने रिक्वायर्ड इनको टर्म लिखनी है कि मुझे इस इनको टर्म का कोटेशन चाहिए, EXW चाहिए या जो सी भी चाहिए। सही है जी। अब EXW में होगा क्या, एक्सपोर्ट पैकेजिंग, ये वाला कॉलम देख रहे हैं, ये वाला एक्सपोर्ट पैकेजिंग, इसके आगे लिखा हुआ है सेलर्स। ठीक है, ये एक्सपोर्ट पैकेजिंग के आगे लिखा हुआ है सेलर्स। बाकी पूरे कॉलम पे क्या लिखा हुआ है, बायर, और इंश्योरेंस वाले पे निगोशिएबल। तो ये चार्ट आपको बता रहा है कि EXW में आपको एक्सपोर्ट पैकेजिंग तक का जो जिम्मा है वो किसका है, सेलर का। उसके बाद लोडिंग चार्जेस, यानी कि उसके वेयर उसे ट्रक में लोड करवाना, जिस ट्रक के थ्रू आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर तक या किसी शिपमेंट एजेंसी तक पहुंचाएंगे, वो किसके जिम्मे है, बायर के। पोर्ट तक लेके जाना किसके जिम्मे है, बायर के। ड्यूटी टैक्स कस्टम क्लियरेंस करवाना किसके जिम्मे है, बायर के। टर्मिनल चार्जेस बायर के, लोडिंग ऑन कैरेज बायर, फ्रेट चार्जेस बायर, इंश्योरेंस नेगोशिएबल। तो ये सारे बाकी जितने भी हैं वो किसके जिम्मे हैं, बायर के जिम्मे। क्लियर हो गया जी। इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी के साथ EXW काम करते हैं, EXW इनको टर्म के ऊपर, तो बाकी रिमेनिंग जितनी चीजें हैं उसको अपने डोर तक लेके आने के लिए इन्वेंट्री की, वो सारी आपके जिम्मे होंगी। क्लियर है जी चीज। उसके बेर उसे ट्रक तक लोड करवाना, उसने नहीं कहना मैं अपने बंदे लगा देता हूँ, उसने कहना जी बंदे भेजिए ट्रक के साथ, वो खुद ही लोड करें, हम उसको बता देंगे कि इतना माल आपका है। वो ट्रक आगे पोर्ट तक लेके जाने का जिम्मा भी आपका है कि उसको पोर्ट तक पहुंचा लें। उधर से अनलोडिंग भी करवानी है आपकी। ठीक है, फिर फ्रेट के चार्जेस आपके, जब आप अनलोडिंग करवाएंगे वो पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस का इशू आएगा, वो भी आपने हल करवाना है, हमारी जिम्मेदारी थी। हमारी जिम्मेदारी थी हमारे ये वेयर हाउस में रख दिया, बना के उठा के ले जाओ। क्लियर है जी, ये EXW है। नेक्स्ट क्या है जी, हाँ जी, फ्रेट चार्जेस। फ्रेट फॉरवर्डर मैंने आपको बताया नहीं था क्या होते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर्स वो होते हैं जो आपकी इन्वेंट्री को शिप करते हैं ना, तो ये फ्रेट चार्जेस है, मतलब उनके चार्जेस हैं कि वो शिप करने के कितने पैसे ले रहे हैं। सही है ना। मसलन आपने EXW मैन्युफैक्चरर से लिया, आगे ट्रक वाले से कहा पोर्ट तक पहुंचा दो, उधर अनलोडिंग के बंदे अलग थे, उन्होंने अनलोड करवा के आपके फ्रेट वालों के बोट तक पहुंचा दिया, जो शिपिंग बोट है उनका। वो जो फ्रेट वाले हैं जिनका बोट है, ये उनके चार्ज। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट क्या है जी, FCA, फ्री करियर पैलेस, FCA नेक्स्ट इनको टर्म है। अब FCA का मतलब क्या है कि फ्री कैरियर। फ्री कैरियर में क्या क्या है, एक्सपोर्ट पैकेजिंग भी सेलर देगा,
उसको ट्रक में लोड करवाने के पैसे भी वही भरेगा और करवाएगा, डिलीवरी टू पोर्ट भी करवाएगा और कस्टम क्लियरेंस भी करवाएगा। ये 4 सर्विसेज वो खुद हैंडल करेगा, तो वो क्या करेगा, FCA, अगर आप उससे करवाना चाहते हैं। सही है। तो लेकिन ये बात नहीं होगी कि वो फिर पैसे, वो उसके पैसे डालता है, वो फिर पर यूनिट में जो आप मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे जितनी इन्वेंट्री होगी उसमें वो पैसे कोटेशन बढ़ाता जाएगा। इसलिए उससे पहले क्लियर कर लेना है कि EXW प्राइस है कि FCA है कि जो भी है। सही है जी। नेक्स्ट है FAS। FAS कौन सा है जी, फ्री अलोंग साइड शिप। सही है जी। इसमें क्या क्या चीजें हैं, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस तक जो है वो सेलर करेगा। FOB आ गया जी, फ्री ऑन बोर्ड पोर्ट। सही है। फ्री ऑन बोर्ड पोर्ट में क्या होगा जी, कि बोर्ड लोडिंग ऑन कैरेज के उस बोर्ड तक, जो आपके शिपर का या फ्रेट वाले का एक बोर्ड होगा ना पोर्ट के ऊपर, उस बोर्ड तक का जो जिम्मा है वो आपके सप्लायर का होगा, बाकी सारे वही आपके। तो जिस तरह हम इनको टर्म इम्प्रूव की तो इम्प्रूव देख रहे हैं, उस तरह वो चीजें सेलर की तरफ बढ़ती जा रही हैं, आपकी तरफ कम आती जा रही है। इन शॉर्ट सारे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सब पढ़े लिखे, इसको आप समझ जाएंगे, मैंने समझा दिया जितना समझाना था। लास्ट वाली जो इनको टर्म है DDP, डायरेक्ट ड्यूटी पेड, इज द बेस्ट इनको टर्म फॉर योर रिलेशनशिप विद सप्लायर और बार्गेनिंग विद सप्लायर, एनीथिंग एल्स। सही है जी। उसके साथ डीलिंग करने के लिए बेस्ट कोटेशन क्या है जी, DDP। DDP इज डायरेक्ट ड्यूटी पेड, कुछ नहीं करना, उसको पैसे देने हैं, उसके डोर से लेके आपके डिलीवरी एड्रेस तक वो प्रोडक्ट, वो इन्वेंट्री पहुंच जाएगी, आप बरी जिम्मा। हम मोस्टली DDP करता हूं मैं। हाँ जी सर, वो अनलोडिंग है डेस्टिनेशन है ना, वो तो जब आपके घर में पहुंच जाएगी तब वो कह रहे हैं आपका जिम्मा। हाँ जी, लेकिन वो टैक्स, कस्टम क्लियरेंस, हर चीज जितनी फीसेज उसके ऊपर अप्लाई होंगी वो सारा कुछ सेलर देगा। नहीं सर, वो आपकी तलाक के लिए अर्ज है, आप जिस मर्जी के साथ जाए सबकी प्राइस सेम रहनी। तो फिर आप ना मंगवाए। देखिए ना, एक सेकेंड, शिपिंग कॉस्ट तो आनी है नहीं, क्या कर लेंगे आप। मैम अब शिपमेंट कॉस्ट उतनी है कि नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ। नहीं नहीं, अब डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट का वेट क्या है, उसकी डायमेंशनल वेट क्या है, उसके डायमेंशनल वेट पे आपको पर केजी क्या रेट मिल रहा है, कि वो पर केजी फ्रेट वाले शिपिंग का क्या चार्ज करते हैं, उसके हिसाब से ही हम देखेंगे ना मार्केट के रेट के हैं। अभी Q4 आ गया, सितंबर स्टार्ट होने चल रहा है, Q4 आ रहा है, Q4 में हर चीज को आग लग जानी, वो फ्रेट हो, वो मैन्युफैक्चरर हो, सप्लायर हो, हर चीज ने रेट उठा देने, क्योंकि Q4 में सेलिंग बहुत होती है, उनके पास डिमांड बहुत होती है, तो उनके रेट ज्यादा होते हैं। नहीं 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 सर, Q4 बेस्ट है। Q4 में आपका कूड़ा भी बिक जाता है, Q4 में आपका कूड़ा भी बिक जाता है, Q4 बेस्ट है। लेकिन अगर आप थ्रू आउट द ईयर बेस्ट है तो फिर नहीं मजा है ना, प्रोडक्ट तो वो है जो थ्रू आउट द ईयर आपको बेस्ट रखे। हाँ जी, अब आप बताएं क्या क्वेश्चन था आपका। अच्छा, बात ये है कि देखें, अगर आप EXW के साथ चलते हैं, सप्लायर ने बना के अपने वेयरहाउस में रख दिया, बाकी जिम्मा आपका है, आपने अनलोडिंग की सर्विस ले ली किसी से, लोडिंग अनलोडिंग की, उसके पैसे पड़े, कस्टम क्लियरेंस करवाया उसके पैसे पड़े, सारा कुछ करवा के आप अपने डोर तक लाएंगे, सबके पैसे पड़ेंगे ना आपको, तो वो उतने ही बन जाने जितने DDP से पड़ेंगे। सिर्फ सिर्फ सुकून क्या है कि आपकी हर चीज से जान छूट जाएगी। तो सर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, DDP नहीं 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 नहीं, आप ये ना कहें कि आप EXW को बेहतर कह रहे हैं, आप ऐसे ना कहें। आप इनका कहने का मतलब ये है कि सप्लायर से EXW ले और फ्रेट फॉरवर्डर से DDP ले, यही मतलब है जी आपका। जाहिर लोकल नहीं, वो फ्रेट फॉरवर्डर ही होगा ना जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, आपका ये कहने का मतलब है ना, तो आप ऐसे कर लें।
सर ये तो आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप इनको टर्म से कैसे खेलेंगे। मैं वैसे जो आप कह रहे हैं मैं वही करता हूँ आज तक। मैं सप्लायर को EXW लेता हूँ, लेकिन मैं पहले उसे DDP भी लेता हूँ। अगर समझ आ जाए तो फिर सारा उसका, वरना मैं सप्लायर से EXW लेता हूँ, उससे डेट मिल जाती है कि इस रेट को आपका फ्रेट वाला उठा ले आगे, और वो टाइम में फ्रेट वाला ढूंढने पे लगा देता हूँ। इसमें सर बड़े इश्यूज भी आते हैं जो आपको टैकल करने पड़ते हैं। अब मैं वो फ्रेट वाला तो ढूंढ रहा हूँ, फ्रेट वाले से मैं DDP ले लेता हूँ, वो मेरा बाकी, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कॉस्ट में 19-20 का फर्क आने लगा है, कोई फर्क नहीं आने लगा। अगर आप डायरेक्ट अपने सप्लायर से DDP ले लेंगे ना, 19-20 नहीं 17-20 का फर्क आ जाएगा बस, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं बचने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी चीजें तो वो फ्रेट वाले ने करनी है ना, वो सप्लायर से उठाना, वो लोडिंग अनलोडिंग लेके जाना, कस्टम, उसने भी वो सारी चीजें करनी जो सप्लायर ने करनी। बस ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है, पैसों का ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन मैं खुद यही काम करता हूँ कि मैं EXW लेता हूँ सप्लायर से और उस टाइम पे फ्रेट ढूंढता हूँ। फ्रेट से जो रफली मुझे चार्जेस मिलते हैं, अच्छा जी इधर लाइट बंद हो गई थी जी, इसलिए कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी हम लोग बात कर रहे थे इनको टर्म्स के ऊपर। मैं ऑनलाइन वालों के लिए एक दफा फिर बताता हूँ कि ये इनको टर्म्स जो हैं ये सेलर्स के, सॉरी मैन्युफैक्चरर्स के साथ आपको डील करने में हेल्प करेंगी कि किस टाइप की आप इंटर कम्युनिकेशन यूज करना चाह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए और शिपिंग के लिए फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ये वर्ल्ड वाइड इनको टर्म्स जो हैं ये डिसाइड की जाती हैं और ये पूरे वर्ल्ड पे है, ये सिर्फ अलीबाबा के लिए नहीं है। ये इनको टर्म सिर्फ अलीबाबा के लिए नहीं है, जो इनका मतलब इधर है ये पूरी दुनिया पे चलेगा, ठीक है। ये एक लॉ ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है जिसने ये इनको टर्म अपडेट किए हैं 2020 में। नेक्स्ट पता नहीं कब होती है और इसमें क्या चेंजेस आती है। तो पहली इनको टर्म हमारी EXW थी, जिसका मतलब क्या है हमें नजर आ रहा है कि जो एक्सपोर्ट पैकेजिंग है वो सेलर के जिम्मे है, बाकी सारा कुछ जो है वो बायर खुद से बेयर करेगा, उसकी फीसिस, उसके लिए दूसरों को हायर करना, लाइक ट्रक हायर करना, वर्कर्स हायर करना जो लोडिंग अनलोडिंग करें, फिर कोई बंदा हायर करना जो कस्टम टैक्स क्लियरेंस वगैरह क्लियर करवाए, तो ये सारा EXW में है। अगर हम FCA या FAS या FOB की बात करें तो जो जिस चीज के आगे सेलर लिखा है वो सेलर के अंडर है, जिसके आगे बायर लिखा है वो बायर के अंडर है, एक्सेप्ट इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस वाले पे आप देख सकते हैं कि मोस्टली निगोशिएटेबल निगोशिएबल 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 आ रहा है कि ये आप अपने मैन्युफैक्चरर्स के साथ फ्रेट वाले के साथ निगोशिएट कर सकते हैं कि ये कौन हैंडल करेगा, सही है, इंश्योरेंस उसकी। क्लियर है जी। तो मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो इनको टर्म जो मुझे पसंद है या मैं यूज करता हूँ वो है DDP, डायरेक्ट ड्यूटी पेड, क्योंकि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग से लेके हर चीज तक सिवाय आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच के उसको वापस अनलोड करना, उसके अलावा बाकी हर चीज सेलर के जिम्मे है। तो बाकी कामों में और इस कामों में कॉस्ट का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन 17-20 का, ज्यादा नहीं। यानी कि अगर आप सप्लायर से DDP ले लें उस कॉस्ट में, या सप्लायर से EXW लेके फ्रेट फॉरवर्डर से DDP ले लें उस सीन में, इन दोनों सिनेरियो में 17-20 का फर्क आ सकता है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप फिर सप्लायर से DDP कोटेशन भी ले लें, EX भी ले लें, आपकी वर्किंग है जी, ठीक है। DDP भी ले लें, EX भी ले लें, आप कौन सा भी फाइनल करें। सेम जाके फ्रेट वाला ढूंढे कोई, फ्रेट वाले को बताएं कि यही इन्फॉर्मेशन में अगर मैं आपको दूं, ये मेरा पैकेजिंग मास्टर कर्टन का डायमेंशन हो, एक्चुअल वेट ये हो, डायमेंशनल वेट ये हो, आप पर केजी मुझे क्या चार्ज करोगे, ये मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस है, सही है जी। अगर आप ये चीज उससे बात करें उसकी DDP ले, फिर देखें जो सप्लायर का EXW और फ्रेट का DDP है वो कितना है, वो टोटली अगर सप्लायर के DDP से कम है तो आप इस तरह पोर्शन में चल लें, अदरवाइज आप सप्लायर का DDP ले लें। तो ये आपके ऊपर होगा कि आप किस तरह चलना चाह रहे हैं। क्लियर है जी। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये हमारी जी इनको टर्म्स थी जिनको हम डिस्कस करना चाह रहे थे। जी
DDP डॉक्यूमेंट होता है, जी GD डॉक्यूमेंट, गुड डील्स क्रिएशन, गुड्स डिक्लेरेशन। सर वो कस्टम में यूज होना है। हाँ वो तो जब आप खुद से कस्टम डील कर रहे होंगे फिर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, तभी तो सर हम करते नहीं है। लेकिन ना मैं मुझे सोर्सिंग का पता चल गया इस तरह करते हैं, मुझे इनको टर्म्स का पता चल गया, लेकिन अब मैं कहाँ कस्टम की भी चीजें जाके समझता फिरूं कि कस्टम वालों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कैसे दूं। इसलिए मैं कहता हूँ यार जेब से $2-3 पर यूनिट अगर एक्स्ट्रा दे रहा हूँ दे दूं, अगर मेरे बजट में है दे दो और वही हैंडल कर लें, क्योंकि उन्हें तो पता है वो तो दिन में पता नहीं कितने कस्टम क्लियर करवाते होंगे। तो इसलिए ये चीजें वो है जो हम समझने जाएंगे, समझ तो लेंगे लेकिन टाइम ही वेस्ट करेंगे ना। उतनी देर में हम लॉन्चिंग रैंकिंग की तैयारी ना कर लें, उतनी देर में हम लॉन्चिंग रैंकिंग की तैयारी कर लें। ये जो महीना आपने कस्टम क्लियर करवाने पे लगाना है छोड़ो, उनके जिम्मे उनको पैसे दो, उनके जिम्मे छोड़ो, खुद लिस्टिंग पे काम करो, इमेजेस पे काम करो, कीवर्ड रिसर्च पे काम करो, लॉन्चिंग रैंकिंग की स्ट्रेटेजी बनाओ। डिमांड है आपके पास प्रोडक्ट की, ट्रैफिक कन्वर्जन लानी है, उसका प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन बनाओ कि मुझे अब ट्रैफिक को अपनी लिस्टिंग तक कैसे लेके आना है, उसका प्लान बनाओ। उसके बाद वो कन्वर्ट कैसे करनी है उसका प्लान बनाओ, उसके बाद उससे रिव्यूज लेने का प्लान बनाओ। कामयाबी तो फिर है वही जो लूप हमने पहले दिन देखी थी, ट्रैफिक सेल रिव्यू, ट्रैफिक सेल रिव्यू, ये लूप है आपस में। रिव्यूज जैसे जैसे आते जाएंगे वो आपकी नई ट्रैफिक को अट्रैक्ट करते जाएंगे, नई ट्रैफिक को अट्रैक्ट करते जाएंगे। कोई क्वेश्चन है तो करें जी। और सर 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद पैसे लगाने हैं आप, कोई हिसाब किताब नहीं इसका, वो बिडिंग है, वो बोली है। आपने अमेज़न को कहना है कि 0 इतने सेंट पर क्लिक पे करूंगा, ये लो। उसके बाद देखना है कि आपको वो पोजीशन मिल रही है जो आप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने आपसे ज्यादा बिड लगाई हुई उसी पोजीशन के लिए तो वो तो उसको देगा, आपको नहीं देगा। सही है ना? तो वो बोली है, उसकी आप नहीं पता कर सकते कि कितने पैसे लग रहे हैं। कोई अंदाजा नहीं सर, कोई अंदाजा नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कोई अंदाजा। हाँ जी सर $7 पर क्लिक के ऊपर दिए हैं मैंने Q4 में, $7 पर क्लिक के ऊपर दिए हैं। हाँ जी सर, जितना कंपनी जाएगा उस कीवर्ड के अगेंस्ट उतना अमेज़न पीपीसी यही करता जाएगा, जाहिर बात है ना। अब एक बंदे ने आके $4 पहले ही कह दिए कि मुझे टॉप ऑफ द सर्च दिखा दो, यानी कि सर्च बार से नीचे जो 4 पोजीशन मैंने आपको बताई थी ना, ऑर्गेनिक पोजीशन स्टार्ट, उसको कहते हैं पीपीसी में टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट, कि मुझे टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट में मेरी लिस्टिंग दिखाओ, मैं $4 पर क्लिक देने को तैयार। सही है? अब जब कोई और बंदा जाएगा तो वो 4 से ज्यादा लगाएगा तो अमेज़न उसको देगा, वरना अमेज़न 4 लेगा, वो कम वाले को क्यों देगा? आपको भी वो शो करवाएगा उधर, लेकिन बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए। आपको उस $4 वाले को मिले 100 इंप्रेशन। अब ये इंप्रेशन क्या होते हैं ये हम पीपीसी में पढ़ेंगे। आपको एक सेकंड, आपको पड़े 100 इंप्रेशन $4 वाले को, आपने लगाया $2, वो आपको 10 इंप्रेशन दे देगा बस। इंप्रेशन सर जब पीपीसी आएगी तब करेंगे, ये उसकी टर्म है। फेसबुक की जुबान में बात करूं तो रीच जिसे कहते हैं, आपकी स्पॉन्सर्ड एड सर्च रिजल्ट्स में आएगी तो 1 इंप्रेशन, 2 दफा ही 2 इंप्रेशन, 3 दफा ही 3 इंप्रेशन। सही है, इसको इंप्रेशन कहते हैं। फिर उसके ऊपर क्लिक पड़ा तो वो क्लिक होएगा। तो हम ये देखते हैं कि कितने इंप्रेशन में हमें कितने क्लिक पड़े हैं, उस कितने क्लिक में हमें कितने कन्वर्ट हुए, वो फार्मूले हमने देख के उस हिसाब से पीपीसी। सर पीपीसी देखने में मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी आसान लगेगी, जब मैं इधर आपको करके दिखाऊंगा कि ये कीवर्ड डाला, ये कैंपेन उठाई, ये वाला मॉडल सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट टारगेटिंग सेलेक्ट की या कैटेगरी को टारगेट किया, वो चल गई, आपने कहा ये तो काम ही कुछ नहीं। सर वो वाकई काम कुछ नहीं, पीपीसी चलाना कोई काम नहीं, पीपीसी को ऑप्टिमाइज करना, उसकी कॉस्ट को कम करना काम है। सही है ना? उसकी कॉस्ट को कम करना काम है, वरना पीपीसी तो आपकी इतनी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट खा लेती है कि बंदे का प्रॉफिट गया। समझ रहे? तो पीपीसी रन करना नहीं मुश्किल है किसी के लिए भी, लेकिन उसके डाटा को एनालाइज करके फैसला करना बड़ा मुश्किल है सर। मतलब नहीं नहीं, डेज के हिसाब से कैसे हो सकती है?
ये जब आपने कीवर्ड चलाना है ना पीपीसी पे कि इस कीवर्ड पे मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग चलाना चाह रहा हूँ, अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना चाह रहा हूँ इस कीवर्ड पे, सही है, उसने आपको दे देनी है सजेस्टेड बिड कि ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये बिड लगाओ अच्छे रिजल्ट्स के लिए, और ये मिनिमम बिड है, ये मैक्सिमम बिड लगी हुई है, उसने रेंज भी दे देनी है आपको। वो आपने सोचना है, आपने जरूरी नहीं है कि वो मिनिमम मैक्सिमम या सजेस्टेड में से कोई चूज करना है, आप यहाँ तो मैक्सिमम को भी क्रॉस कर जाए या उससे भी। अब ये बड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक है सर पीपीसी, ये जितनी आप रिसर्च करेंगे उतने आपको फायदा होगा। अब मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम देगा, आप सोच रहे होंगे अच्छा मैं मैक्सिमम से ज्यादा लगा दूंगा तो वो पोजीशन ही मुझे मिलेगी, नहीं। आप ये कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कौन सी बिड है जो आपको ऊपर भी दे रही है और कम भी पड़ रही है, ये भी पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि किसी ने $7 लगाया है उस पीपीसी के ऊपर तो आप भी 7 से 8 डॉलर करेंगे तो उसको पीछे छोड़ेंगे, नहीं सर। हर कीवर्ड का एक पीक पॉइंट है। एक कीवर्ड हो सकता है कि आपने $2 लगाया, उस $2 पे उसको 10,000 इंप्रेशन पड़े और सेल्स भी अच्छी पड़ गई। पॉसिबल है कि वही कीवर्ड $1 पे भी उतना ही परफॉर्म करता हो, लेकिन हमें नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा सर? पीपीसी हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, ट्राई करी जाए, ट्राई करी जाए, ट्राई करी जाए, ट्राई करी जाए, जहां पे आपको मिल गया। और ये भी पॉसिबल है कि हर कीवर्ड का एक पीक भी होता है। पीक मतलब कि आप $2.5 तक गए, उसने $2.5 तक आपको मैक्सिमम अपना रिजल्ट दे दिया, आपने कहा यार इसने $2.5 पे मुझे बड़ा रिजल्ट दिया है तो मैं अच्छा रिजल्ट करने के लिए इसको $3 कर दूं। आपने $3 किया, उसने सारा कुछ ही गिरा दिया। यानी कि $2.5 पे अगर 50,000 इंप्रेशन दे रहा था, आपने $3 किए कि ये इंप्रेशन 60,000 हो जाए, वो इंप्रेशन 1,000 रह गए। ये भी पॉसिबल है। तो ये आप नहीं समझ सकते, यानी कि समझ इस तरह नहीं सकते कि आप एग्जैक्ट नहीं अंदाजा कर सकते कि इस बिड पे है। हाँ, आप इस काबिल हैं, कोई जादू आपके पास भी है ऋतिक रोशन वाला, उसने आपको इतना शार्प बना दिया, कोई फार्मूला जनरेट करके निकाल लेते हैं सर लोग। पॉसिबल होगा, मेरे लिए नहीं है अभी तक, सिंपल सी बात है। और जिनसे मैंने सीखा है अभी तक या सीख रहा हूँ मजीद, उन्होंने भी अभी तक कोई इस तरह का फार्मूला नहीं बताया कि आप एग्जैक्ट पता लगा लो कि भाई इस बिड पे आपकी सस्ती भी चलेगी, इंप्रेशन भी अच्छे, क्लिक्स भी अच्छे, सेल भी अच्छे, कोई हिसाब नहीं लगा। हम तो पीपीसी के लिए लड़ते हैं बस दो चीजों के लिए, ए कोस्ट कम करने के लिए, ए कोस्ट कम करने के लिए, ए कोस्ट एडवर्टीजमेंट कोस्ट ऑन सेल, ए कोस्ट को कम करने के लिए, और रो एस को बढ़ाने के लिए, रिटर्न ऑन एडवर्टीजमेंट स्पेंड या एडवर्टीजमेंट सेल, जितनी सेल की है उसके ऊपर आपको कितने पैसे रिटर्न हुए, रो एज उसे कहते हैं, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट सेल। और एक और क्या, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑन सेल, कि एडवर्टाइज करने पे कितने पैसे लगे और उसको $1 खर्चने पे आपको कितने वापस आए, ये रो एज है। तो पीपीसी में दो काम होते हैं जी, रो एज ज्यादा करना है और एक कोस्ट कम करनी, कि कम से कम स्पेंड करें और ज्यादा से ज्यादा खींच लें मार्केट से। ये दो चीजों पे आपने लड़ना है। अब इसके लिए बिड कम करो, ये करो, सर बड़ी खपत है पीपीसी का। क्या मतलब सर? आप देते हैं डेली बजट, डेली बजट देते हैं अमेजोन को, आपने कह दिया $10 डेली बजट है और इतनी बिड में लगा रहा हूँ, वो अब पर क्लिक के ऊपर वो बिड कटनी है। लेट्स सपोज आपने कह दिया कि $1 बिड है, $10 इस कैंपेन पे डेली का मैं लगाने को तैयार हूँ, आपने अमेजोन को कह दिया। $1 बिड का मतलब क्या है कि एक क्लिक पे $1 कट जाना है उस $10 बजट में से, तो 10 क्लिक पड़े आपकी कैंपेन आउट ऑफ बजट हो गई, वो कैंपेन बंद है नहीं है जब तक नया दिन नहीं स्टार्ट होता। नया दिन स्टार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाएगी कैंपेन। ये इस तरह चलता है। ये तो जब पीपीसी आएगा तब हम देखेंगे। अभी कल के लिए क्या है जी काम आप सबका? इंस्पेक्शन के लिए वो आपने रीड आउट करके आना है। नेक्स्ट हमने इधर क्या करना है? कुछ करवाना नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम 2-3 दिन अगर कुछ आपने करना है मुझसे करवाना है, जो हमने पिछला किया तो वो कर लें, मैं ये कह रहा हूँ। वरना मेरा तो कुछ नहीं, मैं शिपिंग प्लान करवाऊंगा, शिपिंग प्लान के बाद मैं 2 दिन में लॉन्चिंग रैंकिंग करवाऊंगा और अल्लाह खैर सल्ला लिस्टिंग का प्रैक्टिकल कर लें। अच्छा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं लिस्टिंग का कल को, लेकिन मैं कंटेंट राइटर नहीं हूँ। मैं इसीलिए मैं पहले ही माइंड में बता रहा हूँ कि मैं कंटेंट राइटर नहीं हूँ,
लेकिन हम लिस्टिंग का प्रैक्टिकल कर लेंगे। कीवर्ड को ऑप्टिमाइज वे में यूज करना आपको सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली कंटेंट अच्छा कंटेंट राइटर लिख सकता है। मैं आपको एक वो टेक्निक बताऊंगा कि जब मुझे कंटेंट राइटर नहीं मिल रहा होता तो मैं कैसे लिस्टिंग का छोटा मोटा ऑर्डर अगर हो मेरे पास कैसे मैं फुलफिल करता हूँ, उसी तरीके से हम लिस्टिंग का प्रैक्टिकल कर लेंगे। सही है जी। वो करना क्या हमने हमने 3 कंपेटिटर खोल लेने, उनके टाइटल को एनालाइज करना है, उनमें से हमने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड देखने कि वो टाइटल में किस किस कीवर्ड को यूज करें जो हमने निकाले हुए हैं अपने हीलियम 10 से। फिर हम भी वही कीवर्ड यूज करते हुए उन्हीं वाला टाइटल को रेप्लिकेट करेंगे बट रीफ्रेज करके। कुछ चीजें उन्होंने स्टार्ट में रखी होंगी, हम उठा के एंड पे रख देंगे। मिड से स्टार्ट में कर दी, मिड वाली एंड पे कर दी, यानी कि रैंडमली उनको एलोकेट करेंगे कि सेंसिबल सेंटेंस भी बन जाए, वही वाले कीवर्ड टारगेट भी हो जाए और टाइटल भी लिखा जाए। सही है सर। इन्फ्रिंजमेंट आ जाए, इन्फ्रिंजमेंट है। अच्छा मैं उसका बताता हूँ, जरूरी थोड़ी है कि उसका कंटेंट बहुत अच्छा हो। वो प्लेज आ जाएगा कहीं ना कहीं, वो प्लेज आ जाएगा कहीं ना कहीं। कैनोनिकल यूआरएल का कंसेप्ट हमने पढ़ना है अभी लिस्टिंग में। कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है? कैनोनिकल यूआरएल आपको अमेज़न नहीं असाइन करता, पहले हमें केस ओपन करके अमेज़न से कैनोनिकल यूआरएल लेना पड़ता है, उसमें भी हम अपने कीवर्ड डाल देते हैं। वो कैनोनिकल यूआरएल आपको हेल्प करते हैं गूगल पे सर्च होने के लिए, सर्चेबल बनाने के लिए आपकी उस अमेज़न की लिस्टिंग को, कि जो कीवर्ड हम उसको देंगे कि कैनोनिकल में डाल दो, वो कीवर्ड अगर कोई लिखेगा तो आपकी लिस्टिंग गूगल पे आ सकती है, एसईओ कर देंगे गूगल पे। तो सर वो जब गूगल पे आ गई, अब हर बंदा कैनोनिकल यूज कर रहा है, मैंने भी यूज किए हुए, तो जब वो गूगल पे आ गई तो वो डाटा ऑनलाइन आ गया, उस बंदे की मलकियत में आ गया। कल को उसने कहीं पे भी नोट कर लिया, उसने अमेज़न को कंप्लेन कर दी 2 साल बाद 2.5 साल बाद, सर अमेज़न ने आगे आपका अकाउंट सस्पेंड कर देना है, 2.5 साल में आपने जो कमा लिया फ्यूचर का आपका सारा नुकसान है। तो आप खुद से ही लिखें, न्यू लिखें। सर नहीं कंप्लेन हुई होगी अभी तक। पेटेंट सर फाइबर से चेक करवाएं, प्रोफेशनल बंदों से। पेटेंट सर वो आपको लगे हैं, हो सकता है वो ना हो, चेक तो करवाए ना। अब मैंने बैम्बू सीमेंट बेचना शुरू किया है, हजारों लोग 10 इंच का बेच रहे हैं, इसी डिजाइन में बेच रहे हैं, वो नहीं है पेटेंट, तो क्या कर लूं मैं? समझ रहे मेरी बात? वो पेटेंट नहीं है, लेकिन मेरे लोगो वाला कोई नहीं बेच सकता क्योंकि मेरा लोगो रजिस्टर्ड है। अगर कोई मेरे लोगो वाला बेचेगा तो 2 सूरतें हैं, या तो वो हम उस पे कॉपीराइट का क्लेम कर देंगे, या हमने उसको ब्रांड अप्रूवल दिया और वो एज ए होलसेल हमसे सामान लेके हमारा ही बेच रहा है। ये 2 सूरतें। वो मेरा कंटेंट कॉपी करेगा तो मैं पकड़ लूंगा उसको गर्दन से। सिर्फ एक इन्फ्रिंजमेंट का केस ओपन करना है अमेज़न के साथ, क्योंकि मैं ब्रांड रजिस्टर, उसको मैंने लिंक देना है, सेलर का नाम देना है कि ये बंदा है। अमेज़न ने उससे पूछना नहीं है कि आपने किया है कि नहीं, उसने उसको उड़ा देना, ये गारंटी है। हाँ जी नहीं सर, वेरीफाई क्यों करेगा? मैं ब्रांड रजिस्टर हूँ ना, मैं ब्रांड रजिस्टर हूँ। जब अमेज़न ने मुझे ब्रांड रजिस्टर करना था उसने तब मेरा वेरीफाई कर लिया, उसको पता है ये लोगो इस बंदे का है। मेरे गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अमेज़न के पास पड़े हैं, कनाडा की मार्केट में मेरी लिस्टिंग पे एक बंदा बेच रहा है, मैंने जाके सिर्फ केस ओपन किया जी, ये कि बंदा बेच रहा है, इन्फ्रिंजमेंट का केस डाला उसके ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री के सेलर सेंट्रल से। सेलर सेंट्रल प्रोडक्ट का और होता है, ब्रांड रजिस्ट्री का और है। ब्रांड रजिस्ट्री से जाके मैंने केस ओपन किया, सर 2 मिनट बाद वो बंदा मुझे नजर नहीं आया, और फिर वो बंदा मुझे प्राइवेट ईमेल कर रहा है मेरे ईमेल पे कि यार आप कौन सा उधर अभी कनाडा में बेच रहे हो, तो मैंने आपकी लिस्टिंग पे अटैच होके बेचना शुरू कर दिया, ये वो। मैंने कहा वो सारी बातें छोड़ो, तुम पहले हमसे कांटेक्ट कर लेते। हमारे लोगों की प्रोडक्ट, हमारे लोगों की प्रोडक्ट तुम्हें कहां से मिल रही है मुझे ये बताओ। यहाँ तो मेरा सप्लायर 2 नंबर ही कर रहा है, या कोई हो सकता है यूएसए में मेरे क्लाइंट ने जो रखा है उनमें से कोई, लेकिन माल तो हमारा सारा 2 नंबर ही वही कर सकता है क्योंकि माल तो हमारा सारे का सारा अमेज़न के वेयरहाउस में। लेकिन खैर वो बंदा कहता कि मैं आपके लोगों का नहीं बेच रहा। मैंने कहा भाई तस्वीरें मेरे लोगों की हैं, तुमने मेरी लिस्टिंग पे आके मीटू किया, जो मैंने आपको टर्म बताई थी मीटू की, कि आप अटैच हो जाते लिस्टिंग के साथ, तो तुम्हें लोगों को ये तस्वीरें दिखा रहे हो, फिर प्रोडक्ट 2 नंबर भेजी जा रहे हो, या फिर वो बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, दिखा कुछ रहा है भेज कुछ रहा है, वो ड्रॉप शिपिंग भी कर सकता है। सर उसने मुझे ईमेल की कि मुझे दे दो, मुझे करने दो करने दो, मैंने कहा नहीं भाई,
बाद में तू ड्रॉप शिपिंग करे, लिस्टिंग मेरी उड़ती रहे। और एल्गोरिदम चीज भी ऐसी है, उसने कहना अच्छा ये ओमनीट्यूड ब्रांड था, ये यूएसए में भेज रहा है, इसके यूएसए वाले को भी बंद कर दो। उसने कनाडा वाला की बजाय यूएसए वाला दोनों ही कर देने बंद, तो वो मैंने रिमूव करवा दी ड्रॉप शिपिंग में। फायदा मुझे क्या है जी? नहीं नहीं सर, वो मेरे लोगों की चीजें अपने ब्रांड नेम से कैसे बेच सकते? इजाजत लेता तो फिर वो मेरा क्लाइंट बताता कि होलसेल के ऊपर इसको दे दो, उसने तो इजाजत नहीं ली। और ना वो अब कह रहा था कि मेरे साथ कोई रिटर्न काम कर लो, वो तो कहता मुझे बेचने दो जब तक तुम नहीं आते कनाडा में। और उस टाइम पे हमारा प्लान था कनाडा में बेचने का, तो इस तरह मैंने उसको रिमूव करवा दिया। नहीं कोई पता नहीं वो पाकिस्तानी था कि कौन था। चले ठीक है सर, क्लास वाइंड अप करते हैं, अल्लाह हाफिज़।